बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसान फ़ारूक। नाज़रीन, मुल्क के अंदर कोरोना का फैलाव बढ़ता चला जा रहा है। ये तीसरी लहर है और इस तीसरी लहर ने पाकिस्तान को बुरी तरह से मुतासर किया है, बिलखुसूस पंजाब को। यहाँ पर 27% के करीब शरह पहुँच चुकी है और ये 27% शरह पहुँचने के बाद हुकूमत ने चंद इकदाम उठाए। वो इकदाम कितने मौसर साबित हो रहे हैं, इसके ऊपर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और थोड़ी सी बात होगी कि दुनिया भर के अंदर अब कोविड वैक्सीन आ चुकी है और दुनिया तेजी से इसकी तरफ मूव कर रही है। पाकिस्तान के अंदर वैक्सीनेशन का प्रोसेस इतना स्लो क्यों है? हमने पहले तो इसको बुक नहीं करवाया, दुनिया बुक करवा रही थी, हम नहीं करवा सके जी, हमारे पास उस तरह की हम मजबूत इकॉनमी नहीं है, ये बहाना किया गया। लेकिन फिर बाद में जो है वो हमें अतिया मिली और उस अतिया शुदा वैक्सीन को हम लगा रहे हैं। लेकिन वो अतिया शुदा वैक्सीन भी हम प्रॉपरली स्पीडी नहीं करवा पा रहे। उसकी क्या रीज़न है, इसके ऊपर भी प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। हुकूमत के उठाए गए इकदाम जो हैं वो मौसर क्यों नहीं साबित हो रहे, क्या हुकूमत ने बर वक्त इकदाम नहीं उठाए, इसके ऊपर भी बात करेंगे। ये एक मुंह बोलता सबूत है हुकूमती गवर्नेंस का। दूसरी अहम बात होगी कि हुकूमत एक बार फिर उसने 2.5 साल के अंदर अपना वज़ीर ख़जाना तब्दील कर दिया है। ये वज़ीर ख़जाना को तब्दील करना ये एक बहुत बड़ी पोजीशन होती है। तमाम जितनी वजारतें हैं उनमें ख़जाना जो है वो सबसे अहम पोजीशन है। उस अहम पोजीशन के ऊपर 1 साल के अंदर 3 तब्दीलियाँ हो चुकी हैं। तो फिर आप जब एक सस्टेन किस्म की पॉलिसी नहीं बना पा रहे तो फिर मुल्क किस तरह महंगाई की दलदल से निकलेगा, मुल्क किस तरह परेशानियों से बाहर निकलेगा। नए वज़ीर ख़जाना के लिए जो चैलेंजेस हैं वो उन चैलेंजेस के ऊपर कामयाबी के साथ नबर आजमा हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, इसके ऊपर भी प्रोग्राम की तरफ बात करेंगे। और फिर आखिर के अंदर बात होगी थोड़ी सी पीडीएम की। पीडीएम जो है वो मुसलसल तनाज़ात का शिकार हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून वाले अपने तौर पर तनकीद कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर कि पीपल्स पार्टी ने बड़े घाटे का सौदा किया है, बाप वालों से उन्होंने वोट लिए। अब तो पीपल्स पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। ये जो पीपल्स पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, जिसमें मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, रज़ा रब्बानी साहब, उन्होंने कहा है कि बाप वालों से वोट लेना ये पार्टी की जो नज़रियाती असास है उसके ऊपर, उस तशख़्ख़ुस को जो है वो नुकसान पहुंचा है। तो पीपल्स पार्टी की कौन सी ऐसी मजबूरियां थी, इसके ऊपर भी प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात तशरीफ़ रखती हैं, डॉक्टर सईद इलाही साहब, आप साबिक चेयरमैन है रेड क्रिसेंट के, तज़कियाकार हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। उज़मा कारदार साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MP हैं। उज़मा साहिबा आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आप MP हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए, सीनियर रहनुमा है। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, मैं सबसे पहले आप ही से आगाज़ करता हूँ प्रोग्राम का। कोरोना मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है सर, और हुकूमत ने अपने तौर पर कुछ इकदाम भी उठाए हैं, स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ भी बात ले गए हैं। मुराद अली शाह साहब ने तनकीद ये की है कि या तो लॉकडाउन होता है या नहीं होता, ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो उसकी नफ़ी कर दी उन्होंने। आप क्या समझते हैं पंजाब के अंदर जो इक़दाम उठाए गए हैं, इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि हमारे पास 27% शरह हो चुकी है लाहौर में, आप समझते हैं कि हुकूमत के इक़दाम मौसर साबित हो रहे हैं और हम इससे नबर्द आज़मा हो पाएंगे? बहुत शुक्रिया जी। देखें जी, कोविड जो है ये अल्लाह की तरफ से है और पूरी दुनिया के अंदर है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, हुकूमत को भी हिदायत दे कि वो बेहतर काम करे। जहाँ तक ताल्लुक है कोरोना की वैक्सीन का जी, तो वो हमने शायद वैसे ही डिले कर दी है और हमारे पास कोई वसाइल नहीं है बकौल हुकूमत कि हम वैक्सीन खरीद सकते। खैरात में जो हमें मिली वो हमने अपने VIPs को लगा दी। उसमें हमने जो एक SOPs बनाए थे कि 60+ होंगे या फ्रंट लाइन वर्कर्स होंगे जी, उससे निकल के हमने वैक्सीन को जो इस्तेमाल है वो कोई मुनसिफाना तकसीम नहीं है। तो उस वजह से वैक्सीन शॉर्ट हुई जो खैरात में मिली थी या हमें जो मुल्कों की तरफ से कोई एड इमदाद मिली थी वो हम उसको कर नहीं पाए। और इसी सिलसिले में जो हमारा सर्विसेज का MS है वो भी तब्दील हुआ और कुछ सस्पेंड वगैरह भी किया। तो इस किस्म की चीजें हैं, क्योंकि हुकूमत के पास कोई विजन तो है नहीं, ना ही कोई हुकूमत के पास होमवर्क था, ना ही कोई उनके पास कोई टीम थी। और आप मुसलसल 2.5-3 सालों में देख रहे हैं, एक दिन एक आदमी की तारीफ कर रहे होते हैं, दूसरे दिन उस बंदे को फारिग कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये सारी चीजें हैं जी। हम तो कहते हैं कि हुकूमत कम अज कम कोविड के लिए तो बेहतर कर पाए, क्योंकि इससे हर आदमी जो है वो मुतासर हो रहा है। पूरी सोसाइटी जो है वो एक खौफ का शिकार है और
हमारे पास ऐसा कोई है नहीं, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। बिल्कुल ठीक है। आप समझते हैं कि हुकूमत ने जो इकदाम उठाए हैं, हुकूमत पहले भी उन इकदाम में नाकाम रही और अब भी ये इकदाम मौसर साबित नहीं हो पाएंगे? इकदाम है ही कोई नहीं जी। आप इकदाम उठाने की बात कर रहे हैं, हुकूमत का कोई इकदाम ऐसा बता दें जो किसी काम के लिए भी हो। हुकूमत का तो कोई इकदाम नहीं, किसी ने बाहर से मुफ्त वैक्सीन दे दी, हम तो उसे तकसीम नहीं सही कर पाए। हमारे पास क्या इकदाम होने हैं? हमारे स्मार्ट लॉकडाउन है, स्मार्ट लॉकडाउन से आप कैसे कर सकते हैं? लॉकडाउन का तो मकसद ही ये है कि जो लोगों के सोशल इंटरेक्शन है उसको कम किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको कम किया जाए। वो कैसे मुमकिन है कि आज आप एक गली का कर दें, कल दूसरी गली का कर दें, परसों तीसरी गली का कर दें? जब तक मुकम्मल लॉकडाउन नहीं होगा किस तरह आप जा सकते हैं? मुकम्मल बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर। मुझे आगे बढ़ने दें। डॉक्टर सईद अलाई साहब, आप क्या समझते हैं सर, बीइंग अ डॉक्टर आपकी क्या पर्सनल राय है? हुकूमत ने जो SOPs के ऊपर अमल दरामद की बात की गई थी, जो स्मार्ट लॉकडाउन की नफ़ी कर दी, मुराद अली शाह साहब ने भी नफ़ी कर दी, आप समझते हैं कि ये हुकूमत की डायरेक्शन ठीक नहीं है? इस मामले में हुकूमत को मजीद इकदाम उठाने की ज़रूरत है? देखें, हुकूमत जैसे मैंने पहले भी कहा था प्रोग्राम में कि कन्फ्यूजन का शिकार है, डिसीजन मेकिंग की कमी है, फैसला साजी का फुकदान है, नाअहलियत अपने अरूज पे है। आप ये देखें कि जो पिछले महीने स्कूल खोले गए, कॉलेज खोले गए, जब तमाम माहिरीन मना कर रहे थे तो उसमें स्कूल भी खोल दिए गए और बिजनेस भी खोल दिए गए, जिसके नतीजे में थर्ड वेव आई। और इसमें जो ब्रिटिश स्ट्रेन आया है वो बड़ा ख़तरनाक है और उसके सिम्टम्स जो हैं वो भी डिफरेंट हैं, यानी वो बहुत एग्रेसिव भी है और कैमोफ्लाज्ड है। उसके आम सिम्टम्स नहीं है, उसमें बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, जिस्म दर्द हुआ, चेस्ट इन्फेक्शन हुई और सीरियस कंडीशन हो गई। तो मैं समझता हूँ कि एक तो हुकूमत ने जो इक़दामात 1-1.5 माह पहले करने थे उसका ऐलान अभी कल हुआ है और उस पर अमल दरामद शुरू नहीं हुआ। ठीक कि भाई SOPs 3 हैं, लॉकडाउन करना है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया पूरी में जहाँ भी रेट कम हुआ है वहाँ लॉकडाउन हुआ है। तो लॉकडाउन होगा तो 15-20 दिन में कुछ फ़र्क पड़ेगा और ये एक संगीन सूरत हाल है। लेकिन सर इनकी मजबूरियां भी तो है ना, मुआशी तौर पर भी तो हम कमज़ोर मुल्क हैं, हमने इकॉनमी को भी चलाना है, मुकम्मल लॉकडाउन हम कर नहीं सकते। प्राइम मिनिस्टर ने भी उसकी तरदीद कर दी है, वो कहते हैं ये मुमकिन नहीं है। अब देखें, मैंने यही कहा ना कि 2 राय हैं। एक तो साइंटिफिक राय है कि लॉकडाउन होना चाहिए, ठीक। दूसरा आपने कहा मईशत और लोगों की हालात हैं, उसके लिए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों ने मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं, वो हम भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा है कि आसान काम करते हैं हम, कि ठीक है जी एक दफ़ा बंद कर दें, ये खोल दें, तो एक हाफ हार्टेड एफर्ट हो रही है जिसके नतीजे में रेशो बहुत बढ़ गई है। दूसरी बात आपने की है वैक्सीन की, ये बड़ी अहम बात है कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है इस वक्त जिसने अभी तक एक वैक्सीन का भी ऑर्डर नहीं दिया हुकूमत ने जी। जो प्राइवेट लोगों ने दिए हैं वो रोकी हुई हैं, स्कैंडल्स का शिकार हो गई हैं, उसमें रशियन है, कीमत नहीं तय कर पा रहे, कीमत नहीं तय पा रहे। चले मैं कह रहा हूँ कि अगर आ गई है उसको दे दें ताकि जो लोग पैसे दे के लेने के काबिल हैं वो ले लें, लेकिन वो खड़ी हुई है, पड़ी हुई हैं। दूसरी बात ये कि वो मुल्क जिसे अभी हम कह रहे हैं कि जो हमें अल्लाह वास्ते दे रहा है, हमारा ब्रदर मुल्क है, उसने हमें हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया है। चीन ने आपको 1.2 मिलियन, फिर 5 मिलियन, अब 5 मिलियन और आ रही है, यानी समझें कि 2.2 मिलियन डोजेस फ्री दिए हैं। और हम ये फैसला नहीं कर पा रहे कि चाइना जो हमें फ्री दे रहा है वहाँ पे 4 बड़ी कंपनीज हैं जिनकी बेस्ट वैक्सीन अवेलेबल हैं और वो एक झटके में 20-22 करोड़ डोजेज यहाँ पहुँचा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एयरफोर्स। 4 जहाज आप इस काम पे लगाएंगे C-130 जी, और चाइना जो है इस बात पे तैयार है कि जो वैक्सीन दुनिया में $10 की है वो आपको $1.5 की देने को तैयार है, $1 की देने को तैयार है। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही कि वो मुल्क जो आपको हत्या भी कर रहा है, आपका दोस्त भी है, आपके लिए बिछा रहा हर चीज़, लेकिन आप उसका वैक्सीन लेने को तैयार नहीं है। आप कहते हैं हमने $10 वाली लेनी है, 40 वाली लेनी है, 50 वाली लेनी है। ये मुझे वजह समझ नहीं आई, बिल्कुल ठीक है। मुझे आगे बढ़ने थे, उज़मा साहिबा से पूछते हैं, एक ब्रेक पे जाना है मुझे, ब्रेक से वापस आता हूँ। तो फिर उज़मा साहिबा के लिए सवाल है कि एक तो VIP लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है और उनको स्पेशल प्रोटोकॉल्स दिए जा रहे हैं, घरों में जाकर किया जा रहा है। दूसरा, आप गरीब आदमी को वैक्सीन मुहैया करने में तो नाकाम है ही हैं, आप लोगों को मोटिवेट भी नहीं कर सके, उनको ये आगाही नहीं दे सके कि आएँ जी आकर वैक्सीन लगवाएं। अगर कुछ आपके पास अवेलेबल था भी तो वो भी आप प्रॉपरली नहीं लगा पा रहे। दूसरी अहम बात यह है कि आपने जो इक़दामात उठाए हैं वो इक़दामात उठाने में आप डिले का शिकार हैं, डिसीजन मेकिंग आपकी टाइमली नहीं है। इसके ऊपर बात करेंगे, एक प्रोग्राम में ब्रेक लेते हैं, मेरे साथ रहिएगा।
जी वेलकम बैक नाजरीन। उज़मा साहिबा, ना तो डिसीजन प्रॉपर ले पा रहे हैं, ना वैक्सीनेट प्रॉपर कर पा रहे हैं, ना बाहर से मंगवा पा रहे हैं। ये हुकूमत किस नाम की हुकूमत है जी, ये ज़रा आवाम को बताएं। जी अरसलान, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। मैं बहुत हैरान होती हूँ जब मैं देखती हूँ कि लोग स्वीपिंग स्टेटमेंट्स देते हैं, हसन मुर्तज़ा से लेके डॉक्टर साहब से, और अब आप भी उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। जी मैं आपको बताती चलूँ कि WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने पाकिस्तान को सराहा है कि जिस तरीके से हमने जो पहली कोविड की जो वेव आई थी, जिस तरीके से पाकिस्तान ने इसके साथ निपटा था, उसकी मिसाल बल्कि दुनिया में दी जा रही है। जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जब प्राइम मिनिस्टर गए, वहाँ पे उनको सराहा गया। पाकिस्तान इज़ वन ऑफ, देखें एक तो पूरी दुनिया जो है वो इसके साथ कोविड के साथ जो है इफ़ेक्ट हुई है, बहुत नेगेटिव तरीके से हुई। पाकिस्तान में हमने जिस तरीके से हॉट स्पॉट्स को और स्मार्ट लॉकडाउन्स के ज़रिए मईशत का पहिया जो था वो भी नहीं रुकने दिया, और जो फर्स्ट और सेकंड वेव है उसको बहुत एक सक्सेसफुल तरीके से उसको कंट्रोल भी किया। आपको पता है कि NCOC जो है एक नेशनल वहाँ पे इदारा, वहाँ पे चारों सूबे बशमूल गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के सब के चीफ मिनिस्टर्स बैठते हैं, और बाहम मशवरे से फिर ये डिसाइड होता है कि किस तरीके से हमने आगे बढ़ना है। अब जब थर्ड वेव ये आई है, ये जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं, ये ब्रिटेन से आई है, और ये इसका स्ट्रेन फ़र्क है। ये जब आई है तो उस वक़्त NCOC ने वार्निंग्स जारी की हैं, हर जगह वार्निंग्स जारी की हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि लोगों ने एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया। उसमें गैर संजीदगी का मुजाहरा हुकूमत की अपनी जानिब से किया गया। वफाकी वुज़रा उसी तरह से बैठ रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, किसी ने SOPs का ख्याल नहीं रखा। जब हुकूमती लेवल पर ये काम नहीं हुआ तो फिर नीचे वो ट्रिकल डाउन तो होना था उसका इफेक्ट। देखें SOPs, जैसा मैं अब आपके TV चैनल में बैठी हूँ, थर्ड वेव में बैठी हूँ, ये हाथ में मेरे मास्क पकड़ा हुआ है, लेकिन अब चूंकि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मैंने मास्क जो है वो हटा लिया है। तो इसी तरह से कई दफ़ा होता है कि आप किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं या आप कैमरे को फेस कर रहे हैं तो आप मास्क नीचे कर लेते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है उसी कैमरे के जरिए से तो मैसेज जाना है आपका, अवाम तक आपकी बात उसी कैमरे के जरिए तक पहुंचनी है, वरना आम आदमी तक तो रसाई नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर को देख सके। मैं आपको बता रही हूँ कि अब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी की इतनी स्ट्रिक्ट SOPs थी कि अभी हमें मैंने एक अवार्ड लेना था, एयरफोर्स का एक हमारा सिक्योरिटी का वर्कशॉप थी, तो हमें ये बाकायदा इंस्ट्रक्शंस आई थी कि कोई भी बंदा, एक भी बंदा उस हॉल में मास्क के बगैर नहीं आएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट की इतनी स्ट्रिक्ट उनकी SOPs थी। लेकिन अब आप देखेंगे वो उनका भी टेस्ट पॉजिटिव आ गया। ये बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ये आसान नहीं है, लेकिन ये तो मुश्किल है, ये वबा है, ये वबा है। लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए आगाही तो दे दें। अब वैक्सीनेशन 2.2 मिलियन तो चाइना से अब आ चुकी है, आ जाएगी अभी। 1 अरब आज हमारे चीफ मिनिस्टर पंजाब के हैं, उन्होंने मुख्तस किया है ये बाहर मैम, आज किया है ना, यही तो मसला है। नहीं, लेकिन देखें ये अब लोग 5%, 10%, 20%, 50% तक वैक्सीनेट कर चुके हैं लोगों को। नहीं, ऐसी बात कोई नहीं। अमेरिका की मिसाल उठा के देख लें, चाइना की देखें, बर्तानिया की उठा के देखें। आप अपने रिसोर्सेज और अमेरिका के रिसोर्सेज, अच्छा चले इंडिया की बात कर लें, इंडिया की बात कर लें, 130 करोड़ की आबादी है, बनती है वैक्सीन, 130 करोड़ की आबादी है, तो हम क्यों नहीं वो वसाइल पैदा कर पा रहे? हमारे पाकिस्तान में नहीं बनती, यही तो हमारा अलमिया है, यही तो हमारा अलमिया है कि यहाँ बनती नहीं है। आप चाइना तैयार है देने के लिए, चाइना से हम ला रहे हैं, हमारे एयरफोर्स के जहाज गए और वो भर भर के। अच्छा चले, मुझे आगे बढ़ने दें, अब मजीद भी आ रही है, और हुकूमत के, अच्छा चले अवेयरनेस की बात कर ले। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को आप वैक्सीनेट नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, कम से कम उनको कर लें। आगाही नहीं दिया आपने, लोग आ नहीं रहे आपके पास। सोशल मीडिया को मुझे फिगर्स उठा के देखें आप फिगर्स उठा के देखें, आपको विद इन अ मंथ 50 साल में शिफ्ट होना पड़ा है। आपने पहले तय किया था कि 60 साल से अबव जो है वो हम करेंगे, सिर्फ इसीलिए तय होना पड़ा है क्योंकि आप लोगों ने आगाही नहीं चलाई। मुझे आगे बढ़ने दें, SOPs WHO की तरफ से है, पूरी दुनिया में आगे बढ़ने दें मुझे। हमारी खास हसन मुर्तजा साहब,
सर ये बताइएगा कि हुकूमत ने 2.5 साल के अंदर तीसरा वजीर खजाना ले आए हैं, आप क्या समझते हैं कि ये इतने विजनरी हैं कि ये महंगाई को कंट्रोल कर पाएंगे, ये पाकिस्तान के जो मसाइल हैं उन माशी मसाइल उस गर्दाब से बाहर निकाल पाएंगे, अब जबकि इनके पास वक्त भी बहुत कम रह गया? देखें जी, ये हुकूमत हमारी जो है ये सिर्फ इस चीज पे यकीन रखती है कि शायद बंदा तब्दील करने से हम बेहतरी की तरफ चल पड़ेंगे। आप पंजाब के अंदर देख लें, इन्होंने 2.5 सालों में कुछ 6 आईजीज बदल दिए हैं, चीफ सेक्रेटरी आए दिन ये बदल रहे हैं, गुजरा के पोर्टफोलियो जो है वो बदले जा रहे हैं। यहाँ पर वजीर खजाना को तब्दील करके समझेंगे कि शायद हम बेहतरी की तरफ चले जाएं। हम कहते हैं कि वजीर आजम बदलने की जरूरत है। आप हमारे पास इस वक्त जो हमारा चीफ एग्जेक्टिव है उसका ना कोई विजन है, ना उसके पास कोई सोच है, ना कोई फिक्र है, ना कोई चीज नहीं है। शाह जी आपको वजीर आजम बदलने का मौका मिला था, आपने वो मौके से फायदा नहीं उठाया सर। देखिए जी हमें तो बदलने का मौका जब मिलेगा इंशाअल्लाह ताला उस वक्त ये रहेगा भी नहीं। जब वजीर आजम ने एतमाद का वोट लिया उस रात आपको नून लीग के लोगों ने अप्रोच किया कि हमारे पास कोई 4-5 MNAs हैं, आप मुतहर्रिक हो जाएं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इसकी तस्दीक की है, तो पीपल्स पार्टी वालों ने उस वक्त गर्मजोशी का मुजाहरा नहीं किया और वो वजीर आजम साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को कामयाब करवाने में आपका भी एक किरदार है सर। अब मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि आप गलत कह रहे हैं। मैं नहीं सर, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब की एज इट इज स्टेटमेंट में आपको बता रहा हूँ। मैं आपके रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए अर्ज कर दूं कि पीपल्स पार्टी वाइड पॉलिटिकल जमात है जिसने इसकी तब्दीली की बात की थी। जी बिल्कुल की थी। हमने कहा था कि कौमी असेंबली में लो कॉन्फिडेंस लेके आओ। उस वक्त हमें मुस्लिम लीग नून के दोस्तों ने कहा कि हमारे फिगर पूरे नहीं है, और जब हमने वहाँ पे अपना सेनेटर मुंतखब कर लिया तो हमने कहा कि ये सर मैं आपसे ये अंदर की खबर डिस्कस कर रहा हूँ। मुसद्दिक मलिक साहब ने भी इसकी तस्दीक की थी। जिस रात वजीर आजम साहब ने अगले दिन एतमाद का वोट लेना था असेंबली से, उस रात की कहानी मैं सुना रहा हूँ आपको सर, नून लीग वालों की जुबानी है ये। सर मैं अर्ज करता हूँ ना जी कि मैं जो अर्ज कर रहा हूँ वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ। वो लाना ही नहीं चाहते, हम पंजाब में अपनी कह रहे कि लेके आओ। हाँ। वो तो इस बात पे है कि ये टाइम पूरा करे और बुरी तरह जो है वो कौम इसके खिलाफ हो और आने वाले वक्त में इसको वोट ना दिया जा सके। चले वो पीडीएम की कहानी मैं आपसे अगली ब्रेक में पूछूंगा। सर मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो हुकूमत तब्दीलियां कर रही है और इन तब्दीलियों में एक बड़ी तब्दीली ये भी आई है सर कि इन्होंने अपने सबसे अहम बंदे के ऊपर 2 मुकदमा दर्ज करवाए हैं जिनका नाम है जहांगीर तरीन। क्या आप इनको क्रेडिट देना पसंद करेंगे कि इस हुकूमत ने अपने सबसे काबिल एतमाद साथी जो जिसका पीटीआई को शायद बनाने में एक बड़ा अहम किरदार है, उसको वजीर आजम साहब को वजीर आजम की कुर्सी तक पहुंचाने में जिनका किरदार है, उनके खिलाफ कदम उठा दिया है, उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो गई है? जहाँ तक ताल्लुक है जी, उनका जो इनका अहम आदमी है उस अहम आदमी को इन्होंने क्लीन चिट देनी है। वो अहम आदमी के खिलाफ एक रिपोर्ट आई, उसके बाद वो बाहर चला गया, फिर मुल्क में आ गया, वो दंदनाता फिर रहे, उसको कोई बंदा रोकने टोकने वाला या पकड़ने वाला तो है ही नहीं। यानी आप ये कह रहे हैं क्लीन चिट देने के लिए उठाया गया खान को दी, इसी तरह अभी इधर भी क्लीन चिट देना चाहते हैं और इन्होंने दे देनी है उसको। इन्होंने कुछ भी नहीं कर सकना, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, इसे इन्होंने फारिग करना है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। मुझे आगे बढ़ने दें सर। क्लीन चिट देना मकसद है सर, आप समझते हैं सर? इनको क्रेडिट नहीं जाता। इन्होंने सर जहांगीर तरीन के खिलाफ 2 मुकदमा दर्ज कर लिए सर, अरबों रुपए की करप्शन जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की मद में उनके खिलाफ इकदाम। इससे पहले मैं एक बात करना चाहूँगा, क्योंकि वो कोविड की बात हो रही थी, बड़ी अहम बात है कि 1.5 साल से कोविड चल रहा है। हाँ। हमारे इस गवर्नमेंट ने एक भी CDC यानी कम्युनिकेबल डिजीज़ का अस्पताल नहीं बनाया, किसी जगह वार्ड नहीं बनाए, जहाँ मसरूफियत है वहाँ लगा दिए 4-5। हालांकि 1.5 साल में कम से कम ज़िले के लेवल के ऊपर एक छोटा हॉस्पिटल या वार्ड अलग बन जाना चाहिए। 12 हॉस्पिटल कहते हैं बना के जाएंगे। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, देखिए वार्ड होना एक और बात है, CDC के हॉस्पिटल अलग होते हैं ताकि बाकी लोग उसका शिकार ना हो। ठीक, ये कोई नई टेक्निक मैंने पहले दफा सुनी है कि यहाँ पे अस्पताल के अंदर ही बनाई जाती है। तो 3000 मजबूरी की मत में। अच्छा सर, इस पे कमेंट करें सर, टाइम कम है। अच्छा, आपने जो बात की है, दूसरी बात ये है कि जो तरीन साहब हैं उनके ज़ाती इख्तलाफात हैं प्राइम मिनिस्टर से। अच्छा। तो वो अपने स्कोर सेटल कर रहे हैं और तरीन साहब क्योंकि साहिब इस्तात हैं
और इस मुल्क में जिसके पास पैसा है, ताकत है, उसको सजा दिलाना मुश्किल होता है, पकड़ना मुश्किल होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये सर ये काफी नहीं है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना, ये तो सोचा भी नहीं जा सकता था। यहाँ पे 80 मुकदमात शहबाज शरीफ के खिलाफ हैं, 80 मुकदमात हुकूमत में नहीं है ना, वो तो ओपोजिशन में है, तो अपने साथी हैं सर। हुकूमत में लोग बैठे वजीर आजम ने जो नारा लगाया था क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी, वो सच साबित नहीं हो रहा। परवेज खटक साहब, अलीम खान साहब, सारों पे मुकदमे हैं, ठीक, मुकदमों वाले बैठे हुए हैं, बैठे हुए और क्लीन चिट लेके बाहर निकलेंगे। मेरा नहीं ठीक है, आगे बढ़ने दीजिए, मुझे एक ब्रेक पे जाना है जी, ब्रेक से वापस आता हूँ। तो उज़मा कारदार साहिबा, आप बंदों को क्लीन चिट देने के लिए उनके ऊपर मुकदमात दर्ज करते हैं और फिर क्लीन चिट देते हैं और वो फिर बरी होकर मुकदमात से बरी होकर वो मुल्क की सियासत का में हिस्सेदार भी बनते हैं, वो काबीना के अंदर भी वापस शामिल होते हैं। ये किस किस्म का एहतसाब हो रहा है? ब्रेक लेते हैं जी, मेरे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। जी उज़मा साहिबा, क्या जहांगीर तरीन साहब कुछ क्लीन चिट देनी है आपने? और बाकी आपने कहा आटा माफिया के खिलाफ इकदाम हो रहे हैं, चीनी माफिया के खिलाफ इकदाम हो रहे हैं, लोग पकड़े तो जा नहीं रहे, एक्सपोज तो हो नहीं रहे, और फिर उसका फायदा आवाम तक नहीं पहुंच रहा, ना आटा मिल रहा है ना चीनी मिल रही है। अरसलान देखें, कुछ लोग हैं वो किसी हालत में खुश नहीं होते हैं। अच्छा, पहले हमें कहा गया था कि आप ये चीनी स्कैंडल की जो कमीशन की रिपोर्ट है ये कभी पब्लिक नहीं करेंगे। वो हमारी हुकूमत ने पहली दफ़ा पब्लिक की। जब वो हो गई पब्लिक तो उन्होंने कहा अब इसमें जो लोग जिनके खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं अब उनको कभी के टहरे में नहीं आप लेके आएंगे। अब वो होना शुरू हो गया है तो अब फिर वो डाउट कर रहे हैं। मसला ये नहीं है, मसला डिलीवरी का है, मसला आम आदमी तक उस प्रोडक्ट का आसान पहुंचना है, कम कीमत पर पहुंचना है। अरसलान, रिपोर्ट पब्लिक होने से क्या फर्क पड़ता है मैम? अभी फिलहाल आप अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना। जी जी, मुझे ये बताएं ना, अकाउंटेबिलिटी में बड़े-बड़े लोग देखिए ना, जो बड़े-बड़े लोग हैं वो अकाउंटेबिलिटी के अंदर सुने, दोनों बातें हैं। देखिए आटा और चीनी स्कैंडल आए, लोग पकड़े गए, गिरफ्तार हुए, उसका नतीजा क्या होना चाहिए? उसका रिजल्ट ये होना चाहिए कि वो दोनों चीजें आम आदमी तक पहुंच में आ जाएं। आप देखेंगे जो सट्टाबाज हैं जिसमें 10 बाद बड़े बड़े शुगर मिल मुलव्विस थे, तो इन सट्टाबाजों के ऊपर हाथ डालना कोई यानी 5 साल ऐसे ही गुजर जाएंगे। इन्होंने कीमत चीनी की बढ़ाई अच्छा। थी, आपको पता है इस चीज का कि ये अपने आपस में गैंग अप करके सट्टाबाजी करके ये कीमत बढ़ा देते हैं ताकि हुकूमत को बेबस कर दें। अब इन पे हुकूमत ने हाथ डाला है, पहली दफा जिंदगी में हाथ डाला है। और हसन मुर्तज़ा साहब, उसको मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि ये इन्होंने हफीज शेख के खिलाफ जो भी इन्होंने कोशिश की, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ज्यादा ताकतवर होके उभरे, 4 वोट उनको 2018 से ज्यादा मिले। ठीक। और ये थोड़ा सा अब इसी पे अब इक्तफा कर ले कि सेनेट का चेयरमैन तो बना नहीं सके, तो चलो रही सही, इन्होंने कहा चलो ऑपोजिशन का ऑपोजिशन के से ठीक है। मुझे आगे बढ़ना, हसन साहब के पास ही जाना है। हजारों ख्वाहिशें, हसन साहब, हर ख्वाहिश में दम निकले। सर पीपल्स पार्टी ने सर घाटे का सौदा किया बकौल एहसन इकबाल साहब के। पीपल्स पार्टी ने अपने नजरियाती तशख्खुस को जो है वो नुकसान पहुंचाया बकौल रजा रब्बानी साहब के, बकौल सेनेटर मुस्तफ़ा साहब के। सर आपको की कौन सी ऐसे मजबूरी थी सर कि आप लोगों को बाप वालों के वोट लेने पड़ गए? सर आप मुस्लिम लीग नून से बात करते तो शायद आप लोगों को उनकी जानिब से वोट मिल जाते। सर ये एम्बैरेसिंग नहीं है आपके लिए? देखिए जी, ये सारी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है। बाप के वोटों का आज बड़ा मसला बना हुआ है। मुस्लिम लीग उस वक्त किधर थी जब बाप के बाप को वोट कर रहे थे? उस वक्त मुस्लिम लीग के नजरियात कहाँ गए थे जिस वक्त एक्सटेंशन पे उन्हें वोट दे रहे थे? रजा रब्बानी साहब ने तो उस टाइम की तफोदात के साथ और आंसुओं के साथ वो वोट कास्ट किया था, तो उस वक्त इन्हें ये नजरियात याद नहीं थे। आज उन्हें वो बाप के, वो सिर्फ उनको गरज ये है कि ये वो नजर फराकीन है जो इंडिपेंडेंट जीते थे और फिर उन्होंने नून लीग को नहीं वोट किया था, बाप के साथ जाके बैठ गए थे, और अब वो इंडिपेंडेंट ने हमें वोट कर दिया है तो उस पर ये कहते हैं, और वोट चाहिए नहीं छोड़ के अपोजिशन में आए हैं। उस पर पीडीएम को तो ये करना चाहिए कि हमने इमरान खान को कमजोर किया है, बाप को कमजोर किया है, और वो अपोजिशन में आके बैठे। ये वही 4 अरकान है सर बाप के जिन्होंने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन,
सर जिन्होंने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन में सादिक संजरानी को वोट किया था, ठीक है, हम वोट ले लें तो उसका मसला बन जाता है जी। सर आपके अपने लोग आवाज उठा रहे हैं ना सर। देखिए आपने कंसेंसस से बात की थी, पीडीएम का एक सर गुजारिश मेरी सुने, पीडीएम का एक प्लेटफॉर्म था, वहां पर कंसेंसस के साथ फैसले होने थे। आपने यहां पर बीच चौराहे के अंदर आके आपकी हड्डियां फूट गई जब आप लोगों ने एक ओहदे के लिए लड़ना शुरू कर दिया। सर ये वही सादिक संजरानी साहब हैं जिनके पास आप गए थे, जिनको आपने कहा था कि ये नाजायज भी हैं, जाली भी हैं। सर उसी नाजायज और जाली से जाके नोटिफिकेशन लिया सर आप लोगों ने, अभी जबकि आप लोग उनका मामला अदालत के अंदर भी लेके गए हुए हैं। देखिए जी, मेरी गुजारिश सुने, मैं पहले तो नून लीग की बात का जवाब दे रहा हूँ ना जी। जिस वक्त गवर्नर जुबैर साहब जाके 2 दफा मिल के आते हैं फौजियों से, उस वक्त तो जमहूरियत को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, चाहे वो पीडीएम को एतमाद में ले या ना ले। जिस वक्त हम जाके कोई किसी को मिल ले, वो पीडीएम बनने से पहले की बात है सर। जहां तक संजरानी का ताल्लुक है, हम आज भी कहते हैं वो सिलेक्टेड है, हम आज भी कहते हैं कि वो मुसल्लत हुआ है, उसकी गलत जो है वो सारा कुछ किया गया है। लेकिन हमने हर इलेक्शन के तहफ़्फ़ुज़ात के साथ रिजल्ट को कबूल किया, हम असेंबलियों का हिस्सा बने कि ये सिस्टम डीरेल ना हो। हम आज भी उसी अंदाज में सियासत कर रहे हैं। हमारा तो पहले दिन से ये मौक़िफ़ था कि हम ना असेंबलियां छोड़ेंगे, ना कोई फोरम खाली छोड़ेंगे, ना कोई ऑप्शन एग्जॉस्ट किए बगैर आगे जाएंगे। मुर्तज़ा साहब हम कर रहे हैं। शाह जी मुझे एक सवाल का जवाब दें। जब आप लोग आए ही 73 साल का गंद साफ करने के लिए थे, आप जो म्यूजिकल चेयर बना हुआ था वजीर आजम की कुर्सी, उसको आप निज़ाम को ठीक करने के लिए आए थे। जब उस जद्दोजहद में आप आगे बढ़ रहे थे तो फिर सर उस जद्दोजहद में अगर सारी जमातें कंसेंसस के साथ चल रही हैं तो एक जमात जो है वो अपना मौक़िफ़ क्यों फिर वो अपनी हेजमनी कायम करने की कोशिश कर रही है? सर वो आप मुशावरती अमल से बाहर निकले और फिर मुशावरती अमल से बाहर निकलने की वजह से सर आज आपको पीडीएम से अलहदा करने की बातें की जा रही हैं। सर ये नुकसान किसका हुआ? और फिर इमरान खान साहब के खिलाफ सुने, जो इमरान खान साहब के खिलाफ जद्दोजहद थी आपकी, उससे इमरान खान साहब मजबूत हुए, कमजोर नहीं हुए? सर मैं गुजारिश करता हूं जी, जिस वक्त आपने मेरे से पूछा है जी आपसे पूछा सर, तो मैं गुजारिश कर रहा हूं ना जी कि जब पीडीएम बगैर मशवरे के हम पे अपने फैसले मुसल्लत करेगी तो हम उसके किस तरह पाबंद रहेंगे? एक लॉन्ग मार्च की डेट दी हुई थी, उसके साथ इस्तीफों को नफी कर दिया गया कि इस्तीफे पहले दो फिर लॉन्ग मार्च होगा। जब ये बात तय थी कि हम सारी ऑप्शन लॉस करेंगे तो हमने नो कॉन्फिडेंस की तरफ हम क्यों नहीं गए? हमने नो कॉन्फिडेंस नहीं किया। जुबैर साहब मिल के आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सारी चीजें सामने रख के जब हम सियासत कर रहे हैं और हमने भी तो अपना तशक्कुस बरकरार रखना है ना। ठीक हो गया, आगे बढ़ने दें। ठीक हो गया सर, वक्त कम है, आगे बढ़ने दें। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि इनका ये इल्ज़ाम है नून लीग और जेयूआई के, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, फैसला करके आते हैं, पीडीएम के अंदर आके अपना फैसला मनवाने की कोशिश करते हैं। ओवरऑल इस सारी पिक्चर से पीडीएम बहुत पीछे नहीं चलेगी, नुकसान नहीं हुआ सर उसे? असल में हसन साहब ने जो बात की है जी, इस वक्त मेरा ये ख्याल है कि जो तीनों पार्टी है ना, इनका कोई कल्चर या नज़रिया बाकी नहीं रह गया। नज़रिया भी भूल चुके हैं, कल्चर भी भूल चुके हैं, सियासत भी भूल चुके हैं। कोई इक़्तिदार के चक्कर में, कोई दुश्मनी के चक्कर में, कोई इंतकाम के चक्कर में, और कोई आगे हुकूमत जारी रखने के चक्कर में। तो इस वक्त तीनों पार्टीज़ जो हैं, पीटीआई, पीएमएलएन, पीपीपी, इनके लीडर्स, उनका रवैया, उनकी आदतें, कल्चर वो एक है तकरीबन। सिर्फ फ़र्क ये है कि एक हुकूमत में एक बाहर है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो जैसे मिडिल क्लास लोग होते हैं, हमारे दोस्त ये एमपीए साहब हैं, शाह साहब, ये हमेशा जीत के आते हैं पीपल्स पार्टी की सीट से, वो अपनी हिम्मत से, मेहनत से, अपनी हरदर्दी से जीतते हैं। तो मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो बेचारे सिर्फ अपनी पार्टियों की तारीफ़ें करते हैं, लीडरों की खुशामद करते हैं, और ये मजबूरी बन चुकी है। ठीक। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये मौका आ चुका है कि ये तीनों पार्टीज़ जो हैं इनका बिल आखिर एहतसाब अवाम ही करेंगे। वो किस तरह करेंगे? इलेक्शन में करेंगे, इनकलाब में करेंगे, या जिस तरह भी होगा। ठीक है सर, आगे लेकिन बिल आखिर वक्त कम है, तस्हीह होनी है, इस्लाह होनी है। बिल्कुल ठीक है। उस्मा साहिबा, एक आखिरी सवाल, फिर वक्त खत्म हो गया प्रोग्राम का। जरा सा हट के, भारत के साथ ताल्लुकात किस बुनियाद पर, अब क्यों आप लोगों को ये ख्याल सूझ रहा है कि कौमी मुफाद के अंदर उधर से जैसे आया तो इधर से भी फौरन खत चला गया,
कौमी मुफाद के अंदर अब आप करें तो ये कौमी मुफाद आ जाता है। जब कोई और करता था तो उस वक्त गद्दारी के आप लोग सर्टिफिकेट बांटा करते थे। ये भारत के साथ ताल्लुकात उस वक्त तक नहीं होने चाहिए। आपने कहा था प्रिंसिपल स्टांस था पीटीआई का कि जब तक कश्मीर की पोजीशन 5 अगस्त वाली बहाल नहीं कर दी जाती। अब आप लोग उनसे खत किताबत शुरू कर दिया और फिर तजारत, वो तो शुक्र है वफाकी काबीना में आवाज़ उठी और उन्होंने तजारत जो है उसको मना कर दिया, लेकिन ये हम किस रुख की तरफ जा रहे हैं ये तो बताएं ज़रा। देखें, ये पहल जो थी वो मोदी सरकार की तरफ से हुई थी। जब प्राइम मिनिस्टर को कोविड हुआ तो आई सपोज एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे उन्होंने उनकी खैरियत दरियाफ्त की और प्राइम मिनिस्टर ने फिर उनको बाद में शुक्रिया और फिर सीसी में जाकर हमने उनसे खाद चीनी मंगवाने की। ये जो तजारत वाली बात है वो आपने खुद ही अभी वाजे कर दिया है। बिल्कुल, वफाकी काबीना ने, कैबिनेट ने उसको मना कर दिया, रिजेक्ट हो गया उनके, और वो रिजेक्ट हमारे जो फाउंडर मेंबर्स और जो पीटीआई के जो मेंबर्स हैं उन्होंने रिजेक्ट करवाया है ये। बिल्कुल, तो अब उसकी एक ज़ैली कमेटी है, वो बैठ के अब इसको देखेंगे कि क्या, क्योंकि जब तक ये कश्मीर में इस सारी एपिसोड से नुकसान किसका हो रहा है, हम मैसेज क्या दे रहे हैं कश्मीरियों को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम यही मैसेज दे रहे हैं कि हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। यही तो जरूरत है इस बात की। जब तक कि वो अगस्त 2019 का फैसला वापस नहीं लेते हैं, आइडियली देखिए, हम बिल्कुल उनके साथ आइडियली होना ये चाहिए था कि हम भारत के साथ ये बात करते कि कश्मीर के अंदर आप जाएं, आप प्लेबिसिट करवाएं, आप आगे बढ़ें, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उस मसले का हल करें। ठीक हो गया। अच्छा सुने, हम बैकफुट पे चले गए, कश्मीर का उन्होंने स्पेशल स्टेटस खत्म किया। हम बैकफुट पे चले गए, कश्मीर का स्पेशल स्टेटस उन्होंने खत्म किया। अब हम इतने बैकफुट पे चले गए कि अब हम भारत को यहाँ कन्विंस करने की कोशिश करेंगे वो 5 अगस्त की पोजीशन पे पहले आए। आप थोड़ा सा ज्यादती करें, बैकफुट पे हरगिज नहीं गए। इंटरनेशनली हमने आरएसएस मेंटालिटी को एक्सपोज किया है, हमने जो कश्मीरियों का सफीर बनके, हमने जो कश्मीरियों का सफीर बनके पूरी दुनिया के अंदर आवाज बुलंद करनी थी, क्या हम कर रहे हैं? की है हमारे हर हाई कमीशन ने की है। क्या हर जुमे को एहतजाज होता है? अब जितनी जो तनकीद है वो मोदी सरकार की तरफ डायरेक्टेड है। ठीक हो गया। आप ब्रिटिश पार्लियामेंट देख लें, मैं बिल्कुल ठीक है। आपने जो कहा आपका मौकफ जो है वो नाज़रीन ने सुन लिया, लेकिन हकीकत ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा था कि वो कश्मीरियों के सफ़ीर बनकर पूरी दुनिया के अंदर आवाज़ बुलंद करेंगे, हम वो मौसर आवाज़ अब तक नहीं बन पाए। मुझे प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, आपसे कल एक नए प्रोग्राम के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।